हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक भारत के बारे में बात करना प्रारंभ किया था, और इस वीडियो में हम उस चर्चा को आगे की तरफ लेके चलेंगे। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। तो आते हैं अपने आज के इस वीडियो के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने पुरा पाषाण काल के बारे में बात की थी, और उस पुरा पाषाण काल को जो अलग अलग समयावधि में डिवाइड किया गया था, विभक्त किया गया था, जैसे निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, उसके बारे में बात की थी। तो जब हमारा पूरा पाषाण काल जो अपने आप में जिसकी समयावधि सबसे लंबी थी, जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद जो समय काल प्रारंभ होता है उसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, और इंग्लिश में हम बोलें तो मीजोलिथिक पीरियड बोलते हैं, जिसका समय काल अलग अलग स्रोतों के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन हमने जैसे कहा कि हम एनसीईआरटी के अपने सोर्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो ये 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। जब हम बात करें पुरा पाषाण काल के बारे में, तो ये कहना गलत नहीं होगा, उसका समय काल कई लाख साल में भी हो सकता है, क्योंकि जो हमको प्रमाण मिलते हैं उसके हिसाब से वो 2.5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर के 10,000 ईसा पूर्व तक कहीं ना कहीं आया, 12,000 ईसा पूर्व तक कहीं ना कहीं आया। तो वो बहुत ही लंबा समय काल था जब हमारा पूरा पाषाण काल जब तक चला। उसके बाद मध्य पाषाण काल, जो कि उस हिसाब से काफी छोटा था, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में, और इसके जो प्रमाण थे वो कार्लाइल ने सन 1967 में विंध्य क्षेत्र में इसके अवशेष ढूंढ करके निकाले थे। और जब हम कहें कि पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में मानव की जीवन शैली में काफी परिवर्तन आ गए थे, और उसके अलावा उसने खाद्य पदार्थों का संग्रह करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। उसके अलावा इस ड्यूरेशन में, इस समय काल में उसने पशुपालन को भी आरंभ किया, और हम ये भी कह सकते हैं कि खेती का भी बिल्कुल आरंभिक स्वरूप जो है, बिल्कुल एलिमेंट्री पार्ट, वो भी इस समय काल में हमको देखने को मिलता है, जिसके प्रमाण हमको राजस्थान के बागौर में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ इलाके में देखने को मिलते हैं। और रही बात पशुपालन की, तो उसने पशुपालन को भी का जो कहते हैं शुरुआती फेस, शुरुआती समय यहाँ से प्रारंभ होता है, और जिस पहले जानवर को उसने पाला वो उसमें कुत्ते के होने के प्रमाण मिलते हैं। अब जब हम बात करें कि यहाँ पर औजारों को पकड़ने के लिए, और औजार अभी भी कहीं ना कहीं पत्थर के ही होते थे, और उनको पकड़ने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कहना चाहिए कि काम करने के उनका काम करने का उनका तरीका और चीजों के बारे में उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। और जो इस समय में उसने अपने औजार बनाने प्रारंभ किए वो पहले की तुलना में नुकीले भी थे, और पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तीखे भी थे। ठीक। और उसके बाद जब हम बात करें तो यहाँ पर मानव बस्तियों के, छोटी छोटी बस्तियों के बसने के प्रमाण मिलते हैं, और अब जो मानव का जीवन निकल करके आया वो पहले की तुलना में काफी सुनियोजित ढंग से निकल करके आया। और जब हम बात करें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, वहां पर इस काल की चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, और जिन जो चित्र वहां पर सबसे ज्यादा मिलते हैं उनमें हिरण के चित्र होते हैं। उसके अलावा इस समय में तीर कमान की जो तकनीकी थी, किस तरीके से कमान से तीर को छोड़ा जा सकता था और उसका उपयोग जानवरों के शिकार के लिए किया जा सकता था, जिससे फिर उसको खाद्य पदार्थ के रूप में या अलग अलग तरीके से संग्रह करके रखा जा सके, वो तकनीकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मानव को समझ में आई। तो जब हम बात करें कि इस समय में मानव का मुख्य काम क्या था, तो शिकार करना, उसके अलावा मछली पकड़ना, और जो तीसरा काम था शिकार करने से या मछली पकड़ने से जो भी उसको संसाधन मिल रहे थे उसको खाद्य संग्रह के रूप में अपने पास रखना।
अब आते हैं अगले समय काल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं नवपाषाण काल या फिर न्यूलिथिक पीरियड। इसकी समय अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। और अलग अलग जगहों पर, जैसे मैंने कहा, स्रोत अलग अलग हैं, अलग अलग स्थान हैं, उनके हिसाब से ये समय जो समयावधि है वो अलग अलग बोली जा सकती है। जब हम एशिया के बारे में बात करें, तो जो उससे संबंधित स्थान है वो उसमें हरियाणा का भिर्राना और मेहरगढ़ मेहरगढ़ में स्थित है। और इसके अलावा जो अनुमानित समय काल है इन जगहों का, और जो साक्ष्य मिलते हैं, वो ईसा से 7,570 से 6200 साल ईसा पूर्व के बीच के मिलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कांची क्षेत्र में गेहूं की खेती, ज्वार की खेती और पशुपालन पशुचारण के साक्ष्य मिलते हैं, जिनका समय काल 6500 से 5500 ईसा पूर्व के बीच का माना जा सकता है। जब हम यहाँ पर बात करें नवपाषाण काल के बारे में, तो इस समय में खेती की शुरुआत हो चुकी थी और मानव को कैसे सिंचाई करनी है, कैसे बुआई करनी है, कैसे कटाई करनी है, इसके बारे में अच्छा ज्ञान हो चुका था। अब मानव कृषक और पशुपालक दोनों तरीकों से रहता था। एक और जो उसको चीज समझ में आई, जो बात उसको समझ में आई, कि इसमें मानव का जीवन सुनियोजित हो चुका था और यहाँ पर उसने अपने लिए स्थायी आवास के महत्व को समझना प्रारंभ कर दिया था। और जो उसके घर होते थे, गोलाकार भी हो सकते थे, आयताकार भी हो सकते थे, जिनमें मिट्टी में सरकंडा लगा करके घर बनाए जाते थे। और बहुत जगहों पर तो इस तरीके के भी प्रमाण मिलते हैं कि अगर वो घर जमीन के ऊपर नहीं बना सकता, तो क्या कहते हैं, जमीन में गड्ढा खोद करके गर्तवास जिसको हम कह सकते हैं, उस तरीके के घर भी अपने लिए बनाता था। जो एक सबसे बड़ा आविष्कार इस समय में हुआ, उसको हम कह सकते हैं कि पहिए का आविष्कार इस नवपाषाण काल में हुआ था। उसके अलावा कुंभकारी के, मतलब कि पॉटरी के भी बहुत सारे प्रमाण इस समय में मिलते हैं, इस समय में हमको देखने को मिलते हैं। तो इनमें देखिए, ये हमारे जो चित्र हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि उस समय जो डेवलपमेंट था किस तरीके का था, और मध्य पाषाण काल के जो औजार हुआ करते थे वो किस तरीके के हुआ करते थे। ठीक, और नव पाषाण काल के जो औजार हुआ करते थे वो किस तरीके के हुआ करते थे। और जिस तरीके से हमने कहा कि लकड़ी का इस्तेमाल होने लग गया था, तो वो किस तरीके से होने लग गया था और किस किस प्रयोजन के लिए होने लग गया था, किस किस उद्देश्य के लिए होने लग गया था। तो अब बढ़ते हैं, समय सीमा में ही आगे बढ़ते हैं, और अब जो अगला काल जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो हमारा है ताम्रपाषाण काल। ठीक, ताम्रपाषाण काल नाम से ही समझ में आता है कि इसमें धातुओं का प्रयोग आरंभ हुआ, और जिस धातु का सबसे पहले उपयोग प्रारंभ हुआ उस वो थी तांबा। ठीक, और अब जो औजार बनाए जाते थे, किसी भी उद्देश्य के लिए बनाए जा रहे हों, उनमें पत्थरों के साथ में तांबे का यूज भी होता था। जब हम बात करें इसको भी अलग अलग, उसमें हम डिवाइड करने की कोशिश करें, टाइम पीरियड में डिवाइड करने की कोशिश करें, तो उसमें गैर मृदभांड काल और मृदभांड काल आते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो भी औजार होते थे, जैसे हमने कहा कि उनको दोनों चीजों से, पत्थर के भी बनाए जा सकते थे और तांबे के भी बनाए जा सकते थे। इस दौरान जगहों के हिसाब से और जो भी वहां पे लोगों को समझ में आया, उसके हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियां अस्तित्व में आईं और उनका विकास हुआ। ठीक, और चूंकि तांबे का उपयोग हर संस्कृति तब कर रही थी ऑलमोस्ट, तो इस वजह से इन संस्कृतियों को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता था। इसके अलावा इस समय में कला और शिल्प का भी काफी विकास हुआ, जिसमें हाथी दांत से बनी कलाकृतियां, टेराकोटा की कलाकृतियां और अन्य शिल्प संबंधी कलाकृतियों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा इस समय में मनुष्य को जानवर अलग अलग, और बहुत सारे जानवरों को, और हम कहेंगे कि जब खेती की बात करें तो उसमें भी काफी विकास हुआ था, और अलग अलग जानवर को वो पाला करते थे अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर शामिल थे। जब हम बात करें नवपाषाण काल के बारे में, जिसमें भी हमने पीछे बात की, तो उस समय में जो हमारी प्राकृतिक शक्तियां थीं, ठीक है, जैसे जल हुआ, आकाश हुआ, पृथ्वी हुई, गाय हुई और सर्प हुआ, उसकी पूजा की जाती थी। इस समय में जब हम पूजा पाठ के बारे में बात करें, तो पूजा पाठ का भी काफी विकास हुआ, मूर्तियों का काफी विकास हुआ। और जो मूर्तियां मिलती हैं उस समय काल की, उससे ये समझ में आता है कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, और प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने बैल को स्वीकार किया हुआ था।
चित्रित मृदभांड का प्रयोग सबसे पहले ताम्र पाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो जब हम बात करें कि कृषि के केस में, तो उसको ये समझ में आया कि अगर वो कृषि के ऊपर ध्यान दे तो वो कई सारी फसलें उगा सकता है, जिसमें गेहूं, धान और दाल आते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र के नवदाटोली में फसलों के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए, मतलब कि कृषि वहां पर उस हिसाब से काफी विकसित हुई थी। और ये ताम्र पाषाण से संबंधित सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल माना जाता है, और जिसकी खुदाई पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट ने कराई थी। अब बात करते हैं उन सारी संस्कृतियों की जो इस समय में विकसित हुई, और जैसे हमने कहा कि इन संस्कृतियों द्वारा तांबे का उपयोग किया गया। ठीक, इसमें सबसे पहली संस्कृति आती है मालवा संस्कृति, जिसका अनुमानित समय काल 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का था। और इस संस्कृति में मालवा मृदभांड का उपयोग किया जाता था। ठीक, जो इस समय की संस्कृतियों में ये जो मृदभांड थे, मतलब मृदभांड मतलब कि मिट्टी के बने हुए बर्तन। मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। ठीक, और ये इस समय के जो मृदभांड थे वो जो भी संस्कृतियां थी उनमें सबसे अच्छे माने जाते, सबसे अच्छे बनते थे। उसका जो दूसरी संस्कृति डेवलप हुई उसका नाम था जोरवे संस्कृति। इसका समय काल जो था मालवा से थोड़ा सा क्या कहते हैं पीछे की तरफ में 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में था। ये ग्रामीण संस्कृति थी, मतलब नगरीकरण वाला हिसाब नहीं था। इसकी दैमाबाद और इनाम गांव बस्तियों में सीमित नगरीकरण था, मतलब कि जो अर्बनाइजेशन था, ठीक है, वो भी बहुत ही लिमिटेड फेज में था। ठीक, सबसे बड़ा स्थान इस संस्कृति का था दैमाबाद। इनाम गांव बस्ती किलाबंद थी, ये खाई से घिरी हुई थी, सो दैट कि कोई आ भी ना सके, जैसे वो कहते हैं ना सेफ्टी का पर्पस, ठीक है ना, कोई आक्रमण ना कर सके। खुदाई के दौरान इस संस्कृति में 5 कमरे वाले घरों के अवशेष मिलते हैं। जो तीसरी संस्कृति जिसके बारे में हम बात करेंगे इस समय काल की, वो है अहाड़ संस्कृति, जिसका समय काल 2100 से 1800 ईसा पूर्व था, मतलब कि मालवा संस्कृति से भी थोड़ा सा पहले का। इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। अहाड़ संस्कृति में पत्थर से निर्मित घरों के पत्थर से निर्मित घर बनाए जाते थे, जिसमें लोग निवास किया करते थे। और इस संस्कृति का केंद्र गिलुंद को माना जाता था। यहाँ से कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, चादरें इत्यादि प्राप्त हुई हैं, जो सारी तांबे से बनी हुई थीं। अब आते हैं अगली संस्कृति के ऊपर, जिसमें पहली संस्कृति जिसका नाम आता है वो है कायथा संस्कृति। इसका समय काल 2100 से 1800 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें स्टेटाइट, कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों से गोलियों के हार प्राप्त हुए हैं। ठीक, यहाँ से चरखे, तकलियां, महाराष्ट्र से सूत रेशम के धागे, कायद से मनके के हार प्राप्त हुए, मतलब आभूषण एक तरीके से वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसलिए ये कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण के लोग कताई, बुनाई, आभूषण कला के बारे में जानते थे, और उसका विकास करने में भी कहीं ना कहीं उनका सहयोग रहा, उनका हाथ रहा है। इसके अलावा रंगपुर संस्कृति, जो 1500 से 1200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही थी। प्रभास संस्कृति जो 1800 से 1200 ईसा पूर्व, और सावल संस्कृति 2100 से 1800 ईसा पूर्व में अपने अस्तित्व में थी। ठीक, तो अब इसके अलावा एक और संस्कृति महापाषाण संस्कृति के बारे में बात कर सकते हैं। पत्थर की जो कब्र बनाई जाती थी जहां पर लोगों को दफनाया जाता था, उसको महापाषाण कहा जाता था। ठीक, और ये प्रथा दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक, इसमें से कुछ कब्रें भूमि के नीचे, कुछ भूमि के ऊपर भी बनाई जाती थीं। और कुछ एक कब्रों से काल और लाल मृदभांड काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृतकों के शवों को जंगली जानवरों के भोजन के लिए छोड़ दिया जाता था, कई जगहों पर, सब जगहों पर नहीं। उसके बाद बची हुई अस्थितियों का समाधिकरण किया जाता था। ठीक, मतलब कि उसका एक दूसरा प्रोसेस है, और दूसरी जो लॉजिक था, सोच थी, वो ये भी थी कि जब हड्डियां उसमें जाएंगी या फिर पूरा शरीर भी उसमें जाएगा, तो नेचुरल उस प्रोसेस के थ्रू उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और जो भी मिनरल्स उससे निकल करके आएंगे या फिर क्या कहते हैं जरूरी चीजें निकल करके आएंगी, वो मिट्टी के में ही वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, जो नेचुरल तरीके से फिर कहीं ना कहीं पे यूज होती रहेंगी, वहां पर जो भी क्या कहते हैं बेटर, लेट से नेचुरल बेस्ट वे होगा उसको यूटिलाइजेशन का, वो वहां पर इंश्योर किया जाएगा। ठीक, और भारत में ब्रह्मागिरी, आदिचनलूर, मास्की, पुदुको, चिंगलपुट से महापाषाणकालीन समाधियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से
हमारा सहयोग करते रहिए, हमारे वीडियोस को देख करके लोगों के साथ में शेयर करते रहिए और बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।